जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। और शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से। खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से है। कुलगाम से बड़ी खबर है, सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर है। खबर जो आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर की खबर है। हडीगाम मोहनपुरा में एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को घेर रखा है। ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर, सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर। हडीगाम मोहनपुरा में ये एनकाउंटर हो रहा है। जो खबरें आई उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को चारों तरफ से घेर रखा है। ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की एक अहम खबर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम से यह खबर है, सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। खबरों के मुताबिक हडीगाम मोहनपुरा में एनकाउंटर की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को घेर रखा है। उनके लिए भाग निकलना मुश्किल बताया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये ऑपरेशन भी कामयाब रहेगा। ऑपरेशन लगातार जारी है। और हमारे साथ जहूर जुड़ चुके हैं इस वक्त ताजा और ज्यादा जानकारी के साथ। जहूर, क्या तफसीलात हैं इस वक्त? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं विशाल की चूंकि कल शाम का वाकया है और यहाँ हडीगाम कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। उन्होंने इस पूरे इलाके को मुहासे में लिया था और कल शाम से ये ऑपरेशन जारी है। और इब्तदाई मरहले में चूंकि फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग का तबादला शुरू हुआ जी। और देर रात गई क्योंकि अंधेरा काफी था। ऑपरेशन हाल्ट किया गया और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। और जैसा कि सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर हम फौज की बात करें, कुलगाम पुलिस की बात करें या सीआरपीएफ या दीगर एजेंसीज की बात करें, तो इन्होंने जो है पूरे इलाके को अपने मुहासे में ले लिया है। और शुबा है कि यहाँ मिलिटेंट हैं और उनका जो है ताकुब किया जा रहा है, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और मिसाल मैं आपको बताऊं कि क्योंकि देर तक फायरिंग जो तबादला था वो जारी था और बाद में तबादला जो है वो रुक गया फायरिंग का। और अभी चूंकि सवेरा होने को है और जो ही फर्स्ट लाइट या जो किरण जो रोशनी की है वो जमीन पे गिरेगी, जमीन पे पड़ेगी, तो वैसे ही ऑपरेशन जो है वो दोबारा शुरू होगा। हालांकि जो कॉर्नर एंड सर्च ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है और इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने मुहासे में लिया है। चाहे हम फौज की बात करें, पुलिस की बात करें या फिर सीआरपीएफ और दीगर एजेंसीज, वो इस ऑपरेशन में लगी हुई। हडीगाम कुलगाम में अभी भी जो है वो ऑपरेशन बदस्तूर जारी है और ये शुबा है कि यहाँ मिलिटेंट हैं और उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रियासती पुलिस ने कल शाम ही अपने ट्वीट में बताया था कि फायरिंग का तबादला जो है वो शुरू हो गया है, एनकाउंटर शुरू हो गया है। फिलहाल अभी यही अपडेट है कि ये जो पूरा इलाका है इसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी तहवील में लिया है। और चूंकि रात का वक्त था, अंधेरा काफी था, तो उसको इसलिए ऑपरेशन हाल्ट करना पड़ा। लेकिन अभी चूंकि जो है दोबारा इस ऑपरेशन को बहाल किया गया है और कॉर्नर एंड सर्च ऑपरेशन के साथ साथ जो है ये पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और ये कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंटों को ढूंढ निकाला जाए और दोबारा, चूंकि यहाँ जो है एनकाउंटर के दोबारा जो है फ्रेश फायरिंग के चांसेस हैं, तो उस वजह से ये जो पूरा इलाका है इसकी घेराबंदी की गई है। और फिलहाल अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो मिलिटेंट हैं वो अंदर छुपे हो सकते हैं और इनको ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। विशाल जी, जहूर, क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि जो एनकाउंटर जारी है तो इसको लेकर जो दहशतगर्द हैं उनकी तादाद कितनी है? क्या इसका कुछ अंदाजा लग पाया है? और ये जो इलाका है हडीगाम का, ये कितनी दूरी पर वाक़ है एलओसी से, या फिर ये कि जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है उसके कितने करीब है ये? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि ये चूंकि लो लाइन एरिया है, कल अभी हमने इस बारे में बात की थी और वक्फे वक्फे हम यही बात बता रहे हैं कि जो ये लो लाइन एरिया है, प्लेन एरिया है, गुंजान आबादी वाला इलाका है। और जैसा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिलती है 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, उनकी तादाद 2 या 3 हो सकती है। उसके साथ साथ गुंजान आबादी वाला इलाका है और कल शाम जिस तरह से ऑपरेशन शुरू किया गया ठिठुरती सर्दी में और माइनस टेम्परेचर डिप था काफी टेम्परेचर, और उसके बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो डटी रही और ऑपरेशन उन लोगों ने शुरू किया।
और ये जो गुंजान आबादी वाला इलाका है, यहाँ काफी जो है बस्तियां हैं आसपास के इलाकों में। अगर हम मोहनपुरा की बात करें, वकई की बात करें या फिर कुलगाम की बात करें, तो ये बीचों बीच है और ये लो लाइन एरिया है और गुंजान आबादी वाला इलाका है और बस्ती भी है आसपास। तो यहाँ ऑपरेशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस निवरद आजमा है और उन्हें जो है वो कोशिश ये कर रही है कि उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए और जितने भी अंदर छुपे हो सकते हैं मिलिटेंट, और नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हो। और यही वजह है कि गुंजान आबादी वाले इलाके में एक नीट एंड क्लीन ऑपरेशन अंजाम देना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना दायरा जो है वसी कर दिया है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया जाए। जी बिल्कुल। तो जहूर, ये काफी अहम खबर है और मैं चाहूंगा कि आप उस पर नजर बनाए रखें। हम फिर आपके पास वापस आएंगे इस बारे में मजीद अपडेट के लिए। तो एक बार फिर आपको बता दें कि कुलगाम से इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर की खबर है। कल देर शाम एनकाउंटर शुरू हुई है। हरिगाम मोहनपुरा में यह एनकाउंटर जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज जिसमें आर्मी और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं, उन्होंने इलाके को घेरे रखा है। कोशिश यही है कि जो दहशतगर्द है वो किसी भी सूरत में वहां से राह फरार अख्तियार न कर पाए। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज जम्मू का दौरा करेंगे। वो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के 8वें कन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी होंगे। ये प्रोग्राम सुबह 11 बजे शुरू होगा और दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। नायब सदर जमहूरिया कठुआ में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो के इफ्तिताह के मौके पर मेहमान खुसूसी भी होंगे। इन प्रोग्रामों के दौरान नायब सदर जमहूरिया के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी होंगे। लेते हुए IIIM CSIR के सौजन्य से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो उत्तर भारत का मात्र एक इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है कठुआ नाम के नगर में, जो एक बॉर्डर टाउन है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगता। और हमें ये कहते हुए खुशी है कि भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय धनखड़ साहब वहाँ पर मुख्य अतिथि रहेंगे। उस प्रदर्शनी का वो इनॉग्रेशन भी करेंगे और वहाँ पर देश के विशेषकर जो उत्तर भारत के राज्य है वहाँ की स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज को दर्शाया भी जाएगा। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा 7 जनवरी को जम्मू का दौरा करेंगे। जम्मू के दौरे के दौरान जेपी नड्डा सीनियर ओहदेदारों कोर ग्रुप के अरकान के साथ मीटिंग करेंगे। जेपी नड्डा आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। वो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटों में से 2 ज्यादा पार्लिमानी सीटों पर पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए 2 से ज्यादा सीटों पर जीत को यकीनी बनाने के लिए यूटी में एक भरपूर मुहिम शुरू करने की हिकमत अमली तैयार करेंगे। बीजेपी इस बार अनंतनाग, पुंछ, राजौरी लोकसभा सीट जीतने के अलावा जम्मू खिते की 2 सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। और सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि जेपी नड्डा आने वाले इंतखाबात के लिए पार्टी तैयारियों का जायजा लेंगे और इसीलिए वो आ रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि उम्मीद है कि इस साल जम्मू कश्मीर में लोकसभा, असेंबली और पंचायती इंतखाबात का इनेकाद होगा। सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कविंदर जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, वो जम्मू आने वाले हैं, क्या कुछ उनका प्रोग्राम है? देखिए, स्वाभाविक बात है कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और आने वाला जो समय है इलेक्शन का समय है। मुझे विश्वास है कि आने वाले इस वर्ष में चाहे वो पंचायत के हों, लोकल बॉडीज के हों, विधानसभा के हों, लोकसभा के सभी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में ड्यू है। तो हमारी पार्टी ऑलरेडी उस पर काम कर रही है। बूथ तक हम काम कर रहे हैं। पूरा डाटा हमने तैयार किया है। कार्यकर्ताओं को डिफरेंट हमने काम दे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने में जब भी नोटिफिकेशन होती है तो भारतीय जनता पार्टी सभी इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आएगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर जानकारी भी लेंगे, चर्चा भी करेंगे और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आते हैं तो हमारे कार्यकर्ता का मोराल बूस्ट होता है।
ये तो स्वाभाविक बात है। इसमें कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली है, दूसरी बैठकें भी हो सकती है। इसके साथ साथ ही कल भी जम्मू कश्मीर पे होम मिनिस्टर ने एक मीटिंग ली है और आज भी हम कई मीटिंग्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जैसे आपने कहा कि कई इलेक्शंस हैं, लामबंद हैं, वो सब इलेक्शन इस साल में हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन ऑफिस जब भी नोटिफिकेशन कोई जारी करता है तो हम तो उसके लिए तैयार बैठे हैं। तो हमारी ऑलरेडी वर्किंग उस पर चल रही है। तो जहां तक केंद्र में जो कल मीटिंग हुई माननीय गृह मंत्री जी की, रूटीन में सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो देखते हैं और पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं हुई उसके बारे में जानकारी और रणनीति जो रहती है उसके बारे में चर्चा तो हुई होगी। तो जो अहम मीटिंग जो है वो 7 तारीख को होने वाली है, जब नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी के जेपी नड्डा जम्मू में होंगे और उसके बाद कई ऐसी कोर ग्रुप की मीटिंग्स भी हैं। ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि यह अच्छी बात है कि कविंद्र गुप्ता इंतखाबात की बात कर रहे हैं। सीटों की तकसीम पर हसनैन मसूदी ने कहा कि उनकी जाती राय है कि कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होने चाहिए। हसनैन मसूदी ने कहा कि मरकज का जम्मू कश्मीर को सिर्फ सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से देखना दुरुस्त नहीं है। जी, ये बड़ी अच्छी बात है। हम तो पहले से मुतालबा करते आए हैं कि इलेक्शन कराइए, स्टेट असेंबली का इलेक्शन कराइए, पार्लियामेंट का इलेक्शन तो होगा ही होगा, और बाकी जो एलबी से वो इलेक्शन कराइए। वही तो इलेक्शन से भाग रहे थे आज तक। अब अगर वो आमादा है, इलेक्शन में तैयार है तो अच्छी बात है। हम तो हमेशा से ही तैयार हैं। दूसरी तरफ जो सीट शेयरिंग का मसला है उसको लेकर कुछ प्रोग्रेस, दिल्ली में कुछ मीटिंग्स हुई है तो प्रोग्रेस हो रही है। सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है? देखिए, बात यह है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी एक इलाकाई जमात है। तो हमारा हर रीजन में हमारा मजबूत है। तो हम चाहेंगे कि पहली बात यह, पार्लियामेंट इलेक्शन में तो हमारे पास जो 3 सीट्स हमारे हैं जम्मू कश्मीर की, वहां पर पहले ही हमारे जो मेम्बरान है वो पार्लियामेंट में है। तो उस पर तो कोई नेगोशिएशन की बात ही नहीं, बल्कि मुझे तवक्का है कि अपनी क़यादत से कि वो उधमपुर कठुआ की सीट के लिए भी अपना दावा पेश करे, क्योंकि हमारा मजबूत है। वहां पर हम रहे सीधे कठुआ से, बिलावर से, बनी से, पूरे सारे हमारी चुनाव वैली है वहां तक। तो क्या लद्दाख की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के लिए देने के लिए तैयार है? देखिए, वो तो क़यादत का फैसला है, लेकिन मैं चाहूंगा एक बात तो बिल्कुल एक उसूली मौक़िफ़ हमारा है कि जहां पर हम हैं इस वक्त पार्लियामेंट में, जो हमें जीती हुई सीटें हैं, जहां हमने जीत दर्ज की है, वो तो उस पर कोई नेगोशिएशन होगी नहीं, उस पर कोई बातचीत होगी नहीं। हाँ, उन सीटों पर जिन पर वो बीजेपी जीती हुई है, वहां पर हम कैसे ये आपस में सीट शेयरिंग करें। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर वजारत दाखिला में मीटिंग हुई, के वाकयात पेश आए और जिस तरह से हमारे जवान शहीद हुए, उसको लेकर के तमाम चीजें कही हैं और डोमिनेशन ऑफ तमाम एरिया का हो, इस पर फोकस किया गया है। देखिए, फिर वही मैं कहूँगा गलती दोहराई जाती है। ये एक सिक्योरिटी प्रिज्म से सारे मामले को देखा जा रहा है। वही गलती हो गई जो 5 अगस्त 2019 के फैसले है। ये कहा गया कि ये किसी एक वजह से, ये सारा जो वहाँ पर इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है या तशद्दुद है, वो किसी एक वजह से, ये इस वजह से कि वहाँ पर जो 370 जो रिफ्लेक्ट करता था जो वहाँ के आवाम की जो आरज़ुएं उमंगें हैं, तो उसकी वजह से। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि वो सही नहीं था। तो इस बार फिर आप सिक्योरिटी प्रिज्म से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको एक सियासी सिक्योरिटी प्रिज्म के बजाय एक अप्रोच होना चाहिए। एटीट्यूड और अप्रोच में शिफ्ट की ज़रूरत है। आपको अप्रोच और एटीट्यूड में शिफ्ट करके इसको एक सियासी मसला मान के वहाँ पर एक जो उमंगे हैं जो उनकी है, जब आप हमारे पास आते हैं तो हमें कहा जा रहा है कि ये उपकार है प्रधानमंत्री का कि उन्होंने 370 हटा है। आप उसका मतलब है कि आपसे लिए यहाँ के महरूम के आपकी जो इख्तियारात थे। जब मणिपुर में जा रहे हैं उसको कहते, वहाँ कहते हैं ये उपहार है आपको, क्योंकि वहाँ मुस्तकम किया जा रहा है जो वहाँ पर ऑटोनॉमी है और जहाँ अंदरूनी मुख्तारी जो कि वहाँ पर उनके हो तमन्नाएँ हैं। और जो महाराष्ट्र में कहा जा रहा है नहीं, हम आपके रिजर्वेशन के साथ हैं। अभी कल उत्तराखंड वाले चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम ज़मीनों पर पाबंदी लगाएंगे, यहाँ पर कोई ज़मीन न खरीदे। तो इस सारे में आप हमें उपकार कह रहे हैं, वहां उपहार कहे, मैं कहता हूं ये अत्याचार है हमारे साथ और हमारे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तक ने की कार्रवाई। जशपुर में नेशनल हाईवे के किनारे घर में लगी भीषण आग। आग लगने से घर का सामान जलकर खाक। पूजा के दिए से लगी घर में आग।
जांजगीर चंपा में ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत, मृतक के परिजनों ने किया हंगामा, सर्जिकल सेंटर पर लगाया गलत इलाज करने का आरोप। फिरोजाबाद में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत, आधार कार्ड से हुई अजमेर के रहने वाले सांवरा बैरवा के तौर पर शिनाख्त, घर से घूमने के लिए गया था। औरैया पुलिस को सफलता, अवैध शराब के साथ गोल्डी नाम की महिला तस्कर गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में गंगा किनारे 25 जनवरी से शुरू होगा माघ मेला, प्रशासनिक पंडाल समेत पहली बार बनाया जा रहा पैंटून पुल, पेयजल और शौचालय के इंतजाम भी शुरू। जम्मू कश्मीर में कोविड के कुल 6 मामले, लद्दाख में कोविड के कुल 11 मामले, हिमाचल प्रदेश में 1 मामला। जल आश्रय स्थलों में पक्षियों का आगमन जारी, आरएसपुरा के घराना जल आश्रय स्थल में आए कई पक्षी, पर्यटकों के लिए हॉटस्पॉट बना जल आश्रय स्थल। राजौरी के वन क्षेत्र में लगी आग, डोंगी ब्लॉक के खाना का धारा और ठोठियाली के बीच जंगलों में लगी आग। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी, श्रीनगर समेत कई जिलों में तापमान माइनस में जाने से नदियां जमी। श्रीनगर के पास बद्रीनाथ हाईवे पर हादसे में घायल स्कूटी सवार की इलाज के दौरान बेस अस्पताल में मौत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक पुलिस एहलकार समेत 2 मजीद अफराद को गिरफ्तार किया है। मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की माली मुआवनत में मुलव्वस सरहद पार मंशियात के सिंडिकेट का हिस्सा होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। जम्मू के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल सैफुद्दीन और बारामूला जिले में उड़ी के साबिक सरपंच फारूक अहमद की गिरफ्तारी से इस केस की मुलजमीन की तादाद 17 हो गई है। इस हवाले से जम्मू में छापा मारा गया था। रियासती तहकीकात एजेंसी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड पुलिस कांस्टेबल सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान से चलने वाले मंशियात सिंडिकेट का हिस्सा होने के इल्जाम में यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। बीजेपी के सीनियर रुकन फिदा हुसैन वानी को भारतीय जनता पार्टी जिला बारामूला का नायब सदर नामजद किया गया है। यह फैसला जिला बारामूला के बीजेपी सदर राजा वकार ने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ लिया। फिदा हुसैन को नायब सदर नामजद करने पर बीजेपी के कारकुनान खुश नजर आए। फिदा हुसैन ने कहा कि उन्होंने आज तक पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम किया है और यह अमल आइंदा भी जारी रहेगा। जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी का। हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है कल जब ये लिस्ट नामजद हुआ, तो हमारे इलाके के पूरे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको बहुत सारी खुशी हुई है। और वो भी शुक्रिया अदा करते हैं रविंद्र रैना जी का और श्री अशोक कोल जी का, और जो हमारे मुदस्सिर वानी जी है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रभारी MM वार साहब और राजा वकार साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे ये पोस्ट से नवाजा है। मैं इस पर काम करूँगा और मैंने काम किया है और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता है डिस्ट्रिक्ट बारामूला के उनसे मिल के चलूँगा और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ चलूँगा, और इंशाल्लाह जो भी लोगों के मसले मसाइल हैं उन पे मैं काम करूँगा इंशाल्लाह। और मारूफ माहिर तालीम और एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल रहीम कुल्लू की याद में साइंस एंड कल्चर फाउंडेशन, सिटीजन वेलफेयर फोरम और जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम ने मुश्तरका तौर पर एक मजलिस का इनेकाद किया, जिसमें इनकी खिदमात को याद किया गया। इस प्रोग्राम में हाजी अब्दुल रहीम कुल्लू की जिंदगी की मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। माहिर तालीम और एक मशहूर एडमिनिस्ट्रेटर हाल ही में वफात पा चुके हैं। उनका इल्मी कारनामा और उनके ज़िंदगी के अवसाफ बयान करने के लिए और उनको खराज इक़्क़त पेश करने के लिए उन्होंने ये समझा फ़र्ज़ कि हम इस बारे में इनकी हक़ अदाई करें, ताकि उनके याद को और उनके किरदार को उजागर किया जाए, जिसमें सिटीजन वेलफेयर फोरम, रहबर तालीम टीचर्स फोरम सोनावाली और कल्चर साइंस फाउंडेशन कश्मीर और बाकी जो उलमा उदबा और कारकुनान हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ आवर हुए, और अब्दुल रहीम कुल्लू साहब मरहूम के बारे में जो मालूमात उन्होंने दी वो मालूमात दरअसल एक मशाल राह हैं। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत सूफी के सदर मौलाना मोहम्मद अशरफ ने जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड तश्कील देने की हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से मदरसों में जदीदियत लाने की एक देरीना मांग पूरी होगी। अब बच्चों को मजहबी उलूम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी फराहम की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा करते हुए मौलाना अशरफ ने कहा कि मदरसों के लिए सरीस तश्कील देने का
और साथ ही साथ जो सिलेबस है उसकी तश्कील देने में तमाम मुतल्लिकीन को एतमाद में लिया जाना चाहिए। एक्सीलेंसी एलजी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन आलोक कुमार साहब और एक्सीलेंसी चीफ सेक्रेटरी साहब को भी ये प्रपोजल 27 पेज का दिया है अलॉन्ग विद आवर कंपाइल्ड सिलेबस। जो स्कॉलर ने सिलेबस कंपाइल किया है उसके साथ हमने ये प्रपोजल दिया है मदरसा बोर्ड एस्टेब्लिश करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इस पे एक इनिशिएटिव लिया है कि मदरसा बोर्ड यहाँ पे बनाया जाए। इसको हम तंज़ीमुल मदारिस की जो ये कोशिश थी अल्हम्दुलिल्लाह देरीना मांग थी वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको तो क्या कहते हैं अमली जामा आज पहनाया जा रहा है। मदरसा बोर्ड इख्तियारी होना चाहिए ना कि इजबारी, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र्स अगर वो सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि माहौल एक अच्छा साजगार माहौल एजुकेशन का माहौल मदारिस में आज़ाना दौर, क्योंकि इसमें कुछ आस्था भी जुड़े हुए होते हैं मदारिस में, तो बहुत सारे सेक्ट्स हैं मदारिस के हवाले से, इसलिए इंतशार मदारिस बोर्ड में पैदा नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि मदरसा बोर्ड में ख़ास तौर पे जो सूफीज़म से बिलोंग करते हैं उनको नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि यही वो एक सेक्ट है जिन्होंने मदरसा बोर्ड को बारहा इसी की ख्वाहिश जाहिर की कि मदरसा बोर्ड यहाँ एस्टेब्लिश हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की हिदायत पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके केरन के 3 गांवों को आजादी के बाद पहली बार रोशन किया गया है। तीनों इलाकों में बिजली की तरसीली लाइन बिछाई गई है। इन इलाकों में पहली बार बिजली देखी गई। लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतजामिया सरहदी इलाकों की तरफ ध्यान दे रही है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ऐश्वर्य सुधार ने इलाके का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। पीडीसी चेयरमैन मोहम्मद सईद ख्वाजा ने मनोज सिन्हा और दीगर अफसरान का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया साहब, टीवी का हम तो शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे बॉर्डर का बार बार मुश्किलात जो हैं वो जालते रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक हम इस चीज़ से महरूम थे, मगर हमारा जो तहसील बैकवर्ड केरन था इसमें जो हमारी बिजली स्टार्ट हुई उसमें काम तो 2019 में स्टार्ट हुआ। और एलजी साहब का जब से यूटी हुई और एलजी साहब का जो फोकस था वो बॉर्डर एरिया पे था। हमारी जब रोड का मसला था, हमारी बिजली का, हमारे नेटवर्क का मसला था, वो हमारे एलजी साहब ने हर बार ये जो था हमारा केरन के मुश्किलात का हल किया। और मैं डिवीजन कमिश्नर साहब का और डीसी मैम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने फोकस रखा केरन पे। पढ़ा जो हमारी मैम जी है उनके शुक्रगुजार है, क्योंकि हमारे जो हलके थे वो सदियों से, यानी 60 साल की तो मेरी भी उम्र हो गई, उससे पहले भी बिल्कुल अंधेरे में थे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने मिलजुल के, यानी बीडीसी साहब और जो हमारे पंचायतों के सरपंच साहिबान थे उनके साथ मिल के हमने आपस में मशवरा करके और इन इलाकों को रोशन किया, जिसमें हमें रह गए थे 4 गाँव जिनका कल इनॉग्रेशन किया है डीसी साहब कुपवाड़ा ने, तो हम उसके भी शुक्रगुजार। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की यौम विलादत इमाम बारगाह चिश्त गोंगमा में मनाई गई और इस मौके पर मजहबी रहनुमा मजलिस उलमा लेह के नायब सदर शेख नज़ीर अहमद शरीफी मेहमान खुसूसी थे, जबकि साथ ही अंजुमन इमामिया लेह के सदर अशरफ अली बर्चा भी मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद रही और तलबा ने कुरान पाक की तिलावत भी की। आज की इस विलादत बसादत दुख्त गरामी हज़रत दुख्त गरामी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस जश्न विलादत की मुनासिबत पर आप तमाम आशिकान को हमारी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि रोज़ बरोज़ ज़हरा की मिशन को हम आगे बढ़ाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लीजिए। चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, चलती कार में लगी आग, हादसे में नहीं हुआ किसी को नुकसान।
मंडी से 3 किलोमीटर दूर वृंदावनी के पास ओवरटेक को लेकर हुए हाथापाई के बाद ब्यास नदी में बहे दोनों चालकों का अभी तक कोई भी नहीं मिला सुराग। स्थानीय पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। सोलन में इन दिनों अतिक्रमण हटाने की मुहिम जारी। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने डिग्री कॉलेज के आगे से हटाया अतिक्रमण।